सिटी में हर सियासी जमात के कई जलसे हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफियत है। मुझे अभी 4 से 5 जलसों में जाना है, लेकिन यहाँ से मुझे मुसलसल बुलाया जा रहा था हमारे नीलिमा जी की जानिब से, तो मैं यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से मुझे फिरोज खान साहब के पास जाना है नामपल्ली, तो एक मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं आप लोगों को एक बात खास तौर से समझाना चाहता हूँ। आज 10 साल से हिंदुस्तान का अमन सुकून गायब हो गया। हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश में महंगाई बढ़ गई। हमारे देश में गरीबों का जीना मुश्किल हो गया। जब हम 10 साल का जायजा लेते हैं तो हमारे सामने आता है ये सब बर्बादी के जिम्मेदार बीजेपी है, और ये बीजेपी की नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जिसने इस देश को तबाह कर दिया, इस देश की इकनॉमी को बर्बाद कर दिया, इस देश की मोहब्बत को बर्बाद कर दिया, इस देश की भाईचारागी को बर्बाद कर दिया। जिस दिन से नरेंद्र मोदी इख्तियार के ऊपर आया वो दिन है और आज का दिन है। हिंदुस्तान के अंदर हर तबका परेशान है, हर लोग परेशान हैं, लेकिन वो लोग नफरत करके हिंदू मुसलमानों को तकसीम करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देकर नफरत अंगेज बयान देकर कुछ हिंदू भाइयों को बरगला कर अपनी दुकान चला रहे हैं। लेकिन अब हालात बदल गए। हमारे हिंदू भाई ये समझ गए कि अपनी हुकूमत चलाने के लिए ये हिंदू मुसलमानों में दरार डाल रहे हैं, सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए। आज कांग्रेस ने, कहते हैं बीजेपी वाले, कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, ये पूछने वालों को मैं जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद इस देश में क्या था? सारा पैसा, सारी दौलत अंग्रेज लूट के चले गए, हिंदुस्तान को कंगाल कर दिया। हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं था। लेकिन नेहरू जी, गांधी जी और ये तमाम लोगों ने कांग्रेस की हुकूमत को बनाया और इस देश को, इस कमजोर मुल्क में हर किस्म की डेवलपमेंट का काम किया। 70 साल में रोड से लेकर, लाइट से लेकर, आईटी से लेकर, डिफेंस से लेकर, बैंकिंग से लेकर जितने सेक्टर हैं, सारे सेक्टरों को अगर तरक्की दिया किसी ने तो वो कांग्रेस ने दिया। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने इन 10 सालों में जो 70 साल कांग्रेस मेहनत करके हिंदुस्तान के नाम को सारी दुनिया में बुलंद किया, कि 10 सालों में बीजेपी की हुकूमत ने उन तमाम चीज़ों को बेच दिया। कहीं रेलवे को बेच दिया, कहीं LIC को बेच दिया, कहीं एयरपोर्टों को बेच दिया, कि तमाम चीज़ें अपने दोस्त अडानी को बेच दिया। फिर पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। अब आगे आइए, हमारे पास जो KCR है, ये KCR तेलंगाना के लिए प्रोटेस्ट किया। उससे पहले भी कई लोग तेलंगाना के लिए आवाज़ उठाए, लेकिन इसके नसीब में तेलंगाना था
जब तेलंगाना नहीं बन रहा था, ये सोनिया गांधी जी के पास गया और कहा, सोनिया गांधी जी मेरे को तेलंगाना अलग करके दे दो, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, टीआरएस को खत्म कर दूंगा और कांग्रेस के साथ रहूंगा। चरणों में गिर गया, अपने बीवी बच्चों को ले गया सोनिया गांधी जी के पास और तेलंगाना मांगा। सोनिया गांधी जी ने जो बच्चे मर रहे थे, उन बच्चों के मौतों को, उन तेलंगाना के शहीदों को देखते हुए तेलंगाना को अलग किया। ये नहीं देखा कि इससे नुकसान क्या होगा। आंध्रा में कांग्रेस की हुकूमत चली जाएगी, तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत चली जाएगी, लेकिन जो नौजवान मर रहे थे उनको रोकने के लिए उन्होंने तेलंगाना को दिया। ये केसीआर ने वादा किया, सोनिया अम्मा मैं आपके पैरों में खड़ा रहूंगा, लेकिन जैसे ही तेलंगाना अलग हुआ, केसीआर ने अपनी ज़हनियत बताना शुरू की। इसकी ज़हनियत धोखा देने की है, ये धोखेबाज है। इसने पहला धोखा दिया कि ये खुद टीआरएस का मुखिया बन गया और इलेक्शन लड़ने का नारा दे दिया। फिर दूसरा झूठ इसने बोला कि मैं किसी दलित को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, लेकिन जब वक्त आया तो दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने की बजाय ये खुद चीफ मिनिस्टर बन के बैठ गया। ये एक और धोखा है केसीआर का, जिसने आवाम को दिया। उसके बाद इसने कांग्रेस के और तेलुगु देशम पार्टी के एमएलए को खरीद लिया। खरीद कर खुद कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। वो कांग्रेस जिसने तेलंगाना दिया, उस कांग्रेस के एमएलए को खरीदा, डराया, धमकाया, पार्टी में शामिल करवाया और अपनी हुकूमत को मजबूत कर लिया। सोचिए आप, ये कितना बड़ा धोखेबाज है। इसने सोनिया गांधी साहिबा के साथ इसने धोखा किया। फिर आज जो यहाँ का बीआरएस का उम्मीदवार है, ये कौन है? ये भी तेलुगु देशम का एमएलए था। चंद्रबाबू नायडू साहब ने इसको फल खोस के बड़ा किया। इसने चंद्रबाबू नायडू साहब की पीठ में छुरा भोंका, एक बच्चे की तरह उसको पाला, उसको बड़ा किया। जब जवान हुआ तो चंद्रबाबू नायडू साहब की पीठ में छुरा भोंका और बीआरएस में चला गया, तेलुगु देशम को छोड़ दिया। ये सारे गद्दार, चाहे वो केसीआर हो, चाहे श्रीनिवास गौड़ हो, सारे गद्दार एक जगह जमा हो गए, जो मुख्तलिफ पार्टियों में गद्दारी करे और इसके बाद एक हुकूमत बना के इसके राज करने लगे। तेलंगाना बनने के बाद हम समझते थे कि गोल्डन तेलंगाना बनेगा, आवाम को फायदा होगा। आवाम को तो कुछ नहीं मिला। चीफ मिनिस्टर के खानदान को बड़ा फायदा हो गया। हरीश राव करोड़पति अरबपति बन गया। बेटों को लाया, केटीआर को लाया, बुलाया, जिसका तेलंगाना के रेवोल्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको अमेरिका से बुला के मिनिस्टर बनाया और अपनी बेटी वो बच्चम्मा जो खेलती है उसको बना के एमपी बनाया, एमएलसी बनाया। तो ये बच्चम्मा ने अभी हालिया दिनों में काम किया। एक और एक बच्चम्मा खेला, 100 करोड़ के शराब स्कैम का काम किया दिल्ली के अंदर। और जब ईडी वाले अपनी बच्चम्मा दीदी को पकड़ने आ रहे थे तो इनके बाबा केसीआर रात में अपने बड़े पापा के पास गए, दिल्ली गए, मोदी जी के चरणों में गिर गए, बोले मेरे बड़े बाबा मेरी बेटी कविता को बचा लो। बाबा ने आशीर्वाद दिया, कहा कि चलो हम तेरी बेटी को बचा देते हैं, क्या चाहिए तुझे? ये बंडी संजय को यहाँ से हटा दो। बंडी संजय बहुत गालियाँ देता है, बुरी बुरी बातें करता है, और किशन रेड्डी को यहाँ भेज दो। बोले
बादशाह सलामत खुश हुए, जाओ बंडी संजय को निकाल देते हैं, किशन रेड्डी को भिजा देते हैं। फिर बोला कि तुम अब से क्या करोगे? तो केसीआर ने कहा, राजा मैं 10 साल से आपकी सेवा करता हूँ, हर दिन में आपका साथ दिया, चाहे नोटबंदी हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे स्पीकर का इलेक्शन हो, चाहे कोई भी बिल हो, महाराजा मैं तो आपका साथ दिया, आने वाले दिनों में भी आपका साथ दूंगा, आपकी हुकूमत का साथ दूंगा। तो बोले जाओ आज से सुखी रहो और हमारे हाथों पैरों में मत आओ। निकल के आ गए। बीजेपी और बीआरएस का अलायंस हो गया। अब जैसे ही बीजेपी बीआरएस का अलायंस हो गया, केसीआर अचानक बीजेपी के बारे में बात करना छोड़ दिया, बात ही नहीं कर रहा। हम बोले क्या केसीआर गुंगा हो गया, आवाज क्यों नहीं निकल रही है? ये सीधे सीधे कांग्रेस को बुरा बोलना शुरू किया। खाली कांग्रेस को बुरा बोल रहा है, बीजेपी को नहीं बोल रहा है, क्योंकि अपनी बेटी को जेल जाने से बचा लिया इसीलिए। उसके बाद हमारे पुराने शहर हैदराबाद के अंदर एक गुत्तेदार रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, मुसलमानों का कॉन्ट्रैक्टर गुत्तेदार, वो गुत्तेदार निकला। ये भी बीजेपी का दलाल है, ये भी बीजेपी का एजेंट है, हमारा दलाल। ये अब ये क्यों नरेंद्र मोदी और केसीआर के पैर पड़ता है? अंदर कमरे में सुनिए, इसने इतनी दौलत को जमा किया, इतनी दौलत को जमा किया, आज पहाड़ों के बराबर दौलत इसके पास है। मेडिकल कॉलेज से लेकर बड़े बड़े मामले ये असदुद्दीन ओवैसी करता है। आज इतनी दौलत जमा किया, ये नहीं चाहता कि इसका हाल उत्तर प्रदेश के आजम खान साहब के जैसा हो जाए। ये नहीं चाहता इसका हाल आजम खान की बीवी के जैसा हो जाए। ये नहीं चाहता इसका हाल आजम खान के बेटे की तरह हो जाए। आज आजम खान एक जेल में है, उनकी बीवी दूसरी जेल में है और उनका बेटा तीसरी जेल में है। 7 साल की सजा हो गई। असदुद्दीन ओवैसी नहीं चाहते कि उनकी भी दौलत चली जाए, उनके भी कॉलेजेस चले जाएं और वो चारलापल्ली या वारंगल की जेल में पड़े रहें। इसीलिए ये उनके साथ मिलकर काम करते हैं। मैं पूछता हूँ मुसलमानों से, यहाँ इस हल्के के अंदर काफ़ी मुसलमान हैं, मैं हमारे मुसलमान भाइयों से कुछ सवाल पूछूंगा। उन सवालों को आप अपने दिमाग में बिठा लें। केसीआर ने 12% रिजर्वेशन देने का मुसलमानों से वादा किया था 10 साल में दिया नहीं दिया। मुसलमानों को जुडिशियल पावर वक्फ को देने का वादा किया था, क्या उसने दिया? बल्कि सबसे ज्यादा वक्फ जमीनात अगर तबाह बर्बाद हुई तो केसीआर के जमाने में हुई। आज 6 साल से वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को लॉक लगा हुआ है, रिकॉर्ड रूम बंद है। अब मैं असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी वो 12% रिजर्वेशन नहीं दिया, फिर भी आप कह रहे हैं कि केसीआर का साथ दो। वो जुडिशियल पावर नहीं दिया, फिर भी आप कहते हैं मुसलमानों नट्टे मामू का साथ दो। ये कैसा नट्टा मामू है, ये कैसा चक्का भांजा है, मेरी समझ से बाहर है। अजीब मामू भांजे हैं। मामू शाम होते 90 ml मारता है तो असदुद्दीन ओवैसी का मामू बेवड़ा। अरे खानदान देखे तो रिश्तेदारी करता, खानदान को देखो, ये शाम होते पीने वाला, ये असदुद्दीन का नक्शा मामू कैसा होगा? हमारी समझ से बाहर है। क्या वक्फ बोर्ड को मुसलमानों के जुडिशियल पावर मिला? नहीं मिला। फिर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं केसीआर का साथ दो। क्या मुसलमानों को 12% के हिसाब से डबल बेडरूम मकान मिले?
किन मुसलमानों को मकान मिले बताइए आप? किसी को नहीं मिले। फिर असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि मेरे लगते मामू पर साथ दो, केसीआर को वोट दो। मैंने भी कारपोरेशन 10 साल में केसीआर ने 1 रुपया गरीब मुसलमानों को नहीं दिया कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। इलेक्शन से पहले ऐलान किया मैं 1-1 लाख रुपए माइनॉरिटी को दूंगा, लेकिन 1000 सारे तेलंगाना में 1000 आदमी को लोन दिया। पता नहीं किसको मिला। मैं सारे तेलंगाना में पूछ रहा हूँ, हर जगह पूछ रहा हूँ मैं, क्या आपको मिला, आपको मिला, आपको मिला? क्या डबल बेडरूम मकान मिला? सब कह रहे हैं कि नहीं मिला, हमको नहीं मिला। मुसलमानों को धोखा दिया। सेक्रेटरिएट के अंदर 2 मस्जिदों को शहीद किया और 1 मंदिर को तोड़ा। ये इबादत खाने हैं, ये अल्लाह के भगवान के घर हैं। अगर तू इसको तोड़ता है, तोड़ के सेक्रेटरिएट बनाता है, तो समझ ले ऊपर वाले तेरी हुकूमत का खात्मा करेंगे। अगर उतने दिन उन मस्जिदों में नमाज नहीं हुई, उस मंदिर में पूजा नहीं हुई, तो ऊपर बैठा अल्लाह भगवान तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। तू ये नहीं सोचा। आज जो सेक्रेटरिएट केसीआर तुमने बनाया, मैंने उस वक्त कहा था कि जो सेक्रेटरिएट बना रहा है इसमें तू नहीं बैठेगा, इसमें कोई और बैठेगा। इंशाअल्लाह रेवंत रेड्डी आने वाले दिनों में सेक्रेटरिएट के अंदर बैठने के अल्लाह ने चांसेस बना दिए। बनाया सेक्रेटरिएट, लेकिन बैठेगा कोई और। ये ऊपर वाले का निज़ाम है कि अगर तो अल्लाह के घरों को तोड़ता है तो ऐसे अल्लाह कुछ तेरे ऊपर आते हैं। बहरहाल केसीआर एक फैमिली, एक खानदान सोनिया गांधी जी से तेलंगाना लेकर डेवलप हो गया। ये खानदान डेवलप हो गया, लेकिन आवाम को कुछ नहीं मिला। इसके खुद 40 MLA ऐसे हैं। जब केसीआर ने दलत दंडो स्कीम दिया, 10 लाख रुपए का ऐलान किया, तो केसीआर के MLA ने 3-3 लाख रुपए कमीशन लिया। अभी 1 महीना पहले केसीआर ने अपने उन MLA को बुलाया, कमरा बंद किया, उनको गालियां दिया, बोला कि तुम लोगों ने 3-3 लाख रुपए दलितों की स्कीम में कमीशन दिया और 10 लाख की बजाय दलितों को मिले 5-5 लाख रुपए। वो भी मुट्ठी भर दलितों को मिले। बाकी के सिर्फ तेलंगाना के अंदर ये केसीआर का ढिंडोरा पीटते हैं। मैंने इतने स्कीमों को चालू किया। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, कांग्रेस के लिए असदुद्दीन अवैसी ने बीच में कहा कि कांग्रेस का खात्मा हो चुका है, कांग्रेस को सालारजंग म्यूजियम में रख दो। मैं असदुद्दीन अवैसी से इस स्टेज से कहना चाहता हूँ, असदुद्दीन अवैसी यहाँ आके देखो, ये जहाँ तक सरों का समंदर है, आके जवाब दो कि ये कांग्रेस खत्म हो गई या कांग्रेस फिर जिंदा हो गई। जो लोग कहते थे कांग्रेस को खत्म कर देंगे, कांग्रेस एक समंदर है, तुम जैसे लोग उसके अंदर डूब के खत्म हो जाओगे, कांग्रेस खत्म नहीं होगी। ये कांग्रेस को हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने अपने जानों की कुर्बानी देकर इस देश को सींचा कि कांग्रेस को बनाया। ये कांग्रेस को केसीआर, नरेंद्र मोदी जैसे लोग खत्म नहीं कर सकते। वक्ती तौर पे आते हैं, ये हवा के झोंके हैं, 5-10 साल रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। ये केसीआर का भी आखिरी वक्त आ गया, ये भी जाने वाला है।
अभी रिपोर्ट बता रही है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की हुकूमत बनने वाली है। इंटेलिजेंस की इत्तलात है। मैं हमारे मुसलमान भाइयों से ये कहने के लिए आया हूँ, देखो आप किसी की बातों में मत जाओ। आप असदुद्दीन अवैसी हो या कोई सरकारी मौलाना, जिससे मैं बुनियादी मौलाना कहता हूँ, जो सेक्रेटरीट की मस्जिद में शहीद होने के बाद केसीआर से ये नहीं पूछे कि केसीआर हमारी मस्जिदें शहीद कैसा हुई। तेलंगाना में 9 मसाजिद को शहीद किया, 9 मस्जिदों को, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि केसीआर हमारी मस्जिदों को क्यों तोड़ा। बाहर आके कहने लगे केसीआर ने वादा किया है मस्जिदें उसी मुकाम पे बना देगा, उसी मुकाम पर बना देगा। तो मेरा ये सवाल है, जिस मुकाम के ऊपर मस्जिदों को रात में तोड़ा गया, जेसीबी से उठाया गया, उस मस्जिदों के अंदर कुरान मजीद भी थी, उसके अंदर जाय नमाज भी थी, उसमें तस्बीहां भी थे, हमारा मुसल्ला भी था। तो उसी तरीके से हमारे कुरानों के साथ उन मट्टी को उठाया और फेंक दिया। ये बात किसी ने केसीआर से पूछी? अरे केसीआर हमारे मस्जिदों के अंदर का सामान कहाँ गया, क्यों तोड़ा मस्जिद को? लेकिन नहीं, आज असदुद्दीन अवैसी कहता है कि केसीआर का साथ दो। खबरदार मुसलमानों, अगर तुमने असदुद्दीन अवैसी की बात को सुना, अपने जमीन की आवाज के ऊपर वोट दो। असदुद्दीन अवैसी कोई हमारा गुत्तेदार नहीं है, कोई मुसलमान उसके जर खरीद गुलाम नहीं है। असदुद्दीन अवैसी, क्या तुमने हमको खरीदा है? तुम हमको बताकर निजामाबाद में बेचते हो, तुमने आदिलाबाद में मुसलमानों को बेचा, तुमने करीमनगर में मुसलमानों को बेचा, हर जगह के डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों को तुम बेचते हो। यहाँ 30,000 वोट हैं, 15,000 की पोलिंग होगी, 15,000 की पोलिंग से तुम जीत जाओगे। यानी तुम इतने करोड़ रुपए ये डिस्ट्रिक्ट के दो, सारे डिस्ट्रिक्टों का थैला जमा करके पहाड़ के ऊपर चले गए और कहने लगे जाओ तुम लोग सब BRS को वोट दे दो, तुम्हारे बाबा के नौकर है मुसलमान, तू जो बोलेगा सुनेंगे हम लोग, हमारे दिल में जो आया हम करेंगे, हमको जो अच्छा लगेगा हम उसको वोट देंगे। हम केसीआर को तो वोट नहीं दे सकते जिसने हमारे 9 मस्जिदों को शहीद किया, वक्फ बोर्ड को ताला लगाया, रिकॉर्ड रूम को, वक्फ बोर्ड के हजारों लाखों करोड़ की जमीनों को बर्बाद किया। ऐसे जालिम दरिंदे को मुसलमान वोट नहीं देगा। बीजेपी को वोट देना, केसीआर को वोट देना, एमआईएम को वोट देना ऐसे ही है जैसे अगर आप इनको बीआरएस को वोट देते हैं तो बीजेपी को वोट देने के बराबर है। क्या आप चाहेंगे कि बीजेपी के नुमाइंदों को आपका वोट जाए? आप बीआरएस को डालेंगे तो बीजेपी को वोट जाएगा, डायरेक्ट जाएगा वोट। इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करने के लिए आया हूँ, आप अपना वोट बीआरएस को मत दें, वो बीजेपी को जाएगा, नरेंद्र मोदी को। आप अपना वोट कांग्रेस के अपने इस्तेमाल करें। कांग्रेस ने आपको जो गारंटी दी है, जिससे 15,000 रुपये हर महीना आपको जाती तौर पे फायदा होगा, 200 यूनिट आपको लाइट फ्री मिल रही है, 200 यूनिट आपको 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। हमारी लेडीज जब दिल बोला गर्मी हो गई या घर में बोर हो गई तो चलो बैठ के बस में आंटी करने चले जाएंगे, खाला करने चले जाएंगे। जहाँ दिल बोला बैठ के राउंड मारो, बस फ्री है, फिलिप को चले जाओ, लुम्बिनी गार्डन चले जाओ, जहाँ दिल बोला। क्या किस्मत है लेडीज की भाई, हमारे को नहीं थी कांग्रेस वाले, नहीं तो मैं तो दिन भर बस में बैठ के फिरता था, हवा खा लेते हुए। लेडीज को दी है, बोले लेडीज को बस फ्री है, हमारे बच्चियां कॉलेज को जाती हैं, तालीम हासिल करती हैं, इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी हमारे तेलंगाना की लेडीज को कि आपको बस फ्री दिया। 10 लाख रुपए का आरोग्यश्री मेडिकल इंश्योरेंस दिया। बड़ी बात है कि हम किसी दवाखाने में भी जाकर, प्राइवेट दवाखाने में जाके 10 लाख तक का हम हमारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, 10 लाख रुपए तक। ये तमाम चीज़ें 6 गारंटी
कर्नाटक के अंदर दी, कर्नाटक में हुकूमत आई, 100 डेज में, 100 दिनों में कांग्रेस ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और 9 दिसंबर के दिन इंशाअल्लाह जिस दिन कांग्रेस की कैबिनेट मीटिंग होगी उस दिन ऐलान होगा, राहुल गांधी जी आएंगे, ऐलान करेंगे 6 गारंटीज का ऐलान होगा, 100 दिन के अंदर दूंगा। उसके 100 दिन के बाद आपको ये सारी सहूलतें आपको घर बैठे मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई धोखा देके जाएंगे। अब केसीआर परेशान है, बोले ऐसा कैसा देंगे। अरे कलेश्वरम प्रोजेक्ट में कैसा खा गए पैसे, कितने लाख करोड़ खाए पैसे, कहाँ कहाँ, ये सारी इंक्वायरी होगी। और केसीआर तुमको चारलापल्ली जेल के अंदर जाना पड़ेगा, इसलिए कि तुमने बहुत ज्यादा तेलंगाना को लूट लिया। लेकिन कांग्रेस वो लूटने की बजाय वो पैसा आपको देगी, आपके लिए आपका हक है। वो मुसलमानों के लिए एक सब प्लान का ऐलान किया। मैं उस सब प्लान का हिस्सा हूँ। मैंने रजाई लाई फाउंडेशन से मैंने 12 पॉइंट का मेमोरेंडम रेवंत रेड्डी साहब को दिया। रेवंत रेड्डी साहब ने उसको इम्प्लीमेंट करने का वादा किया और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात जनाब रेवंत रेड्डी साहब के साथ हैं। तेलुगु देशम के ज़माने से हम साथ हैं। वो 12 पॉइंट्स बराबर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका फ़ायदा मुसलमानों को भी मिलेगा, दलितों को भी मिलेगा और आम हमारे जितने लोग हैं उनको तो 6 गारंटीज मिलेगा, लेकिन दलितों को और मुसलमानों को अलग से सब प्लान मिलेगा। मैं अजीज दोस्तों इतना कहूँगा, 2024 का जो इलेक्शन है, 2024 का इलेक्शन बहुत अहम है। इतना अहम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को हटाना बेहद ज़रूरी है, वरना देश को ये लोग डुबा देंगे, तबाह कर देंगे हमारे देश को। इसीलिए उस इनकलाब को यहाँ से चालू कीजिए, इस हल्के सनत नगर से वो इनकलाब को चालू कीजिए, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताइए। फिर 2024 में यहाँ से एमपी जीतेंगे, यहाँ से राज्यसभा मेंबर बनेंगे और वो लोग जाके पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी हुकूमत का खुद ब खुद खात्मा करेंगे और कांग्रेस की एक मजबूत ताकत वहाँ पे क़यादत करेगी। बहुत सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना, बहुत सोच समझ के करना। अगर आप एक पेंसिल भी खरीदते हैं तो पेपर पे चला के देखते हैं कि पेंसिल चल रहा है कि नहीं, ये पेन चल रहा है कि नहीं। फिर जब आप वोट देते हैं तो आप सोचते क्यों नहीं कि मैं वोट देने से पहले ये गौर करूं कि मैं वोट किसको देना चाहिए। क्या ये पी के रोडों पे नाचने वाला, ये शराब पी के जुलूसों में नाचने वाला श्रीनिवास गौड़ जहाँ देखो पी के नाचते रहता, क्या आपको एक बड़म्बा मिनिस्टर चाहिए या ऐसी नीलिमा जैसी हद से ज़्यादा पढ़ी लिखी क्वालिफाइड एक खातून आपको चाहिए? यह आपको फैसला करना पड़ेगा। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए इस शेर पर ख़त्म करूँगा। बड़े गौर से सुनिए। आज लोग कहते हैं हाय हमने बड़ी गलती की, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, नतीजा ये निकला कि बीजेपी आ गई। गलती हमारी थी, हमने कांग्रेस को छोड़ा और कुछ कांग्रेस की गलतियों की तरफ से हमने कांग्रेस को छोड़ा। मैं बोलना नहीं चाहता, वो कुछ लोग कांग्रेस के अंदर थे जो आरएसएस की चड्डी पहने हुए थे, उन चड्डी वालों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, बाबरी मस्जिद को शहीद किया, सारे हिंदुस्तान का मुसलमान नाराज हो गए और कांग्रेस से दूर हो गया। नतीजा ये निकला कि कांग्रेस की हुकूमत चली गई। लेकिन आज मैं जैसा आदमी, मैं जैसा एक सीनियर सिटीजन ये सोचने में मजबूर हो गया, मैं कोई कांग्रेस का लीडर नहीं हूँ, मैं कोई कांग्रेस का वर्कर नहीं हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ,
सोशल एक्टिविस्ट हूँ, गरीबों की खिदमत करता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैं लोगों की मदद करता हूँ। मैं सोचा जब राहुल गांधी ने जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली, मैं बैठे देखता रहा टीवी में, मुझे अच्छा लगा। एक नौजवान गांधी फैमिली का निकला है और निकल के पलिया करा कर रहे हैं, सारे लोग उनसे जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं निकला और इलेक्शन में फैसला किया कि मैं ये नौजवान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऐसे अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए। फिर मैं रेवंत रेड्डी साहब से मिला, उन्होंने मुझे गले लगाया, कहा कांग्रेस में शामिल हो रहे। मैंने कहा नहीं, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। हर इलाके में जहाँ मुसलमान हैं वहाँ जाऊँगा, मैं अपील करूँगा, उनको सारे हालात समझाऊँगा। सारे तेलंगाना में फिर रहा हूँ और लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं अपनी पुस्तकों को इस शेर के साथ खत्म करते हुए यहाँ से आपसे विदाई चाहता हूँ। लगा के आप दरख्तों को खुद ही हाथों से, लगा के आप दरख्तों को खुद ही हाथों से, अजीब लोग हैं, साया तलाश करते हैं। खुदा हाफिज़।